रुई एंटोनियो शिंजाकी एक युवा व्यक्ति है जो जापान में एक तंग अपार्टमेंट में अकेले रहता है। एक प्रशिक्षित और प्रतिभाशाली किकबॉक्सर होने के नाते वह अपने बुरे अतीत में कुछ अपराधियों के साथ शामिल रहा है। अब वह उस जीवन से दूर हो गया है। वह कई तरह के अजीब काम करता है, जिनमें सामान की डिलीवरी और पिकअप में मदद करना भी शामिल है। उसके पास तो फोन भी नहीं है और वह बहुत सादा जीवन जीता है। एक दिन उसे एक पार्किंग स्थल की देखभाल करने वाले की नौकरी मिल जाती है। उसने एक बूढ़े आदमी की जगह ली है जो भाग गया है। एंटोनियो ने नई नौकरी शुरू की और ऊँघने लगा, क्योंकि कारों को आते जाते देखने के अलावा और कुछ करने को था ही नहीं। फिर उसे एक लड़की से हैरानी होती है जो उससे ऐसे मिलती है जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। वह उसके पास आती है और उत्साहपूर्वक बात करने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह अंधी है और वह मान लेता है कि वह बूढ़ा आदमी है जो उसका दोस्त है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि बूढ़ा आदमी चला गया है और वह एंटोनियो से बात करना जारी रखती है। एंटोनियो प्रतिक्रिया देने के लिए भी बहुत ज्यादा हैरान है। वह उसे एक संतरा और एक उबला हुआ बन देती है। एंटोनियो उनका स्वागत करता है। वह अपने लिए खाना लाई है और उसके लिए कुछ ब्रेड भी लाई है। वह उसके लिए कुछ पेय भी लाई थी। कुछ पलों बाद उसे ज्ञान आता है कि उसकी गंध अलग है और उसे एहसास होता है कि यह उसका दोस्त नहीं है। एंटोनियो बड़बड़ाता है कि बूढ़ा आदमी शायद चला गया है। लड़की एंटोनियो के अजीब ढंग से खाना स्वीकार करने पर सवाल करती है। वह सब कुछ लौटा देता है क्योंकि वह बताती है कि कैसे वह बूढ़ा आदमी और वह केबिन में एक साथ टीवी शो देखा करते थे। भ्रम के लिए वह माफी मांगती है और अपनी छड़ी के साथ बाहर चली जाती है। उसे बारिश की बौछार महसूस हो रही है। एंटोनियो भी इस बात पर ध्यान देता है और उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वह वैसे भी बाहर फंसी हुई है। वह प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे उसका पसंदीदा टीवी शो देखते हैं। एंटोनियो उसे टीवी शो के ऑडियो को ध्यान से सुनते हुए देखता है। टीवी शो के बाद वह उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में रोटी देती है और उसे चाय जैतून के पौधे को पानी देने की याद दिलाती है, जिसकी देखभाल बूढ़ा आदमी किया करता था। एंटोनियो सहमत है। उसे अभी भी उसके आने पर हंसी आ रही है। बाद में वह स्नान करता है और पास के कमरे में चला जाता है जहां वह रहता है। उसने बूढ़े आदमी द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कर दिया है। वह लड़की द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप ब्रेड खाता है। वह चाय जैतून के पौधे को पानी देता है। वापस अपने घर पर लड़की बेकन, ब्रेड और सलाद का नाश्ता बनाती है। वह अकेली रहती है और खुद ही खाना बनाती है। वह एक कॉल सेंटर में काम करती है, जरूरतमंद ग्राहकों से बात करती है। वह सबसे ज्यादा परेशान करने वाले ग्राहकों से भी इतनी शालीनता से पेश आती है। जब एक ग्राहक उसे परेशान करता है तो उसकी सहकर्मी उसे सांत्वना देती है। उसके बॉस दखल देने वाले हैं और अक्सर उसे असहज महसूस कराते हैं। अपनी नौकरी खोने के डर से वह चुपचाप सब सहती है। एंटोनियो एक किकबॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां वह पहले इस खेल का अभ्यास करता था। वह अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगने आया है। अपनी आपराधिक संलिप्तता के कारण उन्हें क्लब से निकाल दिया गया था। उनके कोच उन्हें देखने के लिए उत्साहित है, लेकिन क्लब के मालिक अभी भी नाराज है और माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एंटोनियो को क्लब में फिर से शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिचकिचाता है। फिर क्लब का मालिक बीच बचाव करता है और से अपने दस्ताने पहनने और रिंग में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एंटोनियो माफी मांगते हैं और स्पष्ट करते हैं कि वे केवल माफी मांगने आए थे, क्लब में फिर से शामिल होने के लिए नहीं। बाद में वह उन महिलाओं में से एक को सुलह के लिए फोन करता है जिसके पति को उसने अतीत में ठेस पहुंचाई थी। उसने उससे अनुरोध किया कि वह अब और फोन न करे, क्योंकि उसने पहले ही उसकी माफी स्वीकार कर ली है। अपनी पार्किंग स्थल में वापस काम पर एंटोनियो ने अंधी लड़की को वहां से गुजरते हुए देखा। काश वो अंदर आती। उसे अंदर बुलाने में अतपता लग रहा है, जैसे कि उसकी अनसुनी प्रार्थनाओं का जवाब देते हुए वह आती है और उससे पूछती है कि क्या बूढ़ा आदमी लौट आया है। एंटोनियो उसका लंच बॉक्स लौटाता है और कल की स्वादिष्ट रोटी के लिए उसे धन्यवाद देता है। उसे फिर से चाय जैतून के फूलों की मीठी खुशबू आती है। वे साथ में बैठकर टीवी शो देखते हैं। जैसे ही वे इसे देखते हैं, उसे कोई बदबू परेशान करती है। वह उससे खिड़कियां खुली रखने का अनुरोध करती है।
गंध के बने रहने पर वह पूछती है कि क्या उसे व्यायाम के कारण पसीना आ रहा है। शर्मनाक रूप से उसे एहसास होता है कि बदबू उसके पुराने गंदे जूतों से आ रही है। उसे अजीब लग रहा है। वह बताती है कि उनकी अन्य इंद्रियां बहुत तेज है। वह बताती है कि वह किसी व्यक्ति को उसकी गंध और आवाज से कैसे समझ सकती है। वह उससे टीवी शो की नायिका कैसी दिखती है इसका वर्णन करने के लिए कहती है। वह उसे हंसाने के लिए झूठ बोलता है कि नायिका ने भी वही झुमके पहने हैं जो उसने पहने हैं। वह उत्साहित हो जाती है और उसे यह देखकर खुशी होती है कि यह मामूली संयोग उसे कितनी खुश कर देता है। बाद में वह उसे कुछ आरू देता है। वह अपना परिचय अकारी काशिवागी के रूप में देती है। वह उससे हाथ मिलाता है और वह देखती है कि उसके हाथ काम करने से सख्त हो गए हैं। फिर वह पूछती है कि क्या वह अगले हफ्ते भी आ सकती है और वह मान जाता है। घर वापस आकर वह कपड़े धोते हुए आरू खा रही है। कपड़े के एक टुकड़े से नाली जाम हो गई है और वॉशरूम पानी से लबालब भर गया है। जब अकारी उठकर देखने की कोशिश करती है तो वह फिसल जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। बाद में पार्किंग स्थल के कार्यालय में एंटोनियो बेसब्री से अकारी की छड़ी के फर्श पर टकराने की आवाज का इंतजार कर रहा है। आखिरकार वह पहुंचती है और सबसे पहली चीज जो उसे नजर आती है वह है उसके नए जूतों की ताजी खुशबू। वे हमेशा की तरह टीवी शो देखने के लिए बैठ जाते हैं। टीवी शो में नायिका नायक के लिए अपने प्यार के बारे में बात करती है। अकारी ने एंटोनियो से पूछा कि क्या नायक सुंदर है। एंटोनियो सोचता है कि हीरो वास्तव में सुंदर तो है लेकिन एक अय्याश भी है। हंसी मजाक करते हुए अकारी सोचती है कि क्या एंटोनियो भी सुंदर है और उसे सख्ती से सच बोलने के लिए कहती है। एंटोनियो को नहीं पता कि क्या जवाब देना है। अकारी मजाक करता है कि अगर उसे इसके बारे में ज्यादा सोचना पड़े तो शायद वह इतना सुंदर न रहे। वह कहती है कि सुंदरता मायने नहीं रखती बल्कि दिल मायने रखता है। हाँ, उसमें आकर्षण है। हमें पता है कि वो उस पर मोहित हो गया है लेकिन उसे अभी खुद को इस बात का एहसास नहीं है। अकारी जा ही रही थी कि लगभग एक कार से टकराते कराते बई। उसकी टांग अब और खराब हो गई है और वह उसे अस्पताल ले जाता है। उसके पैरों पर पट्टियां बंधी है और उसे चलने में कठिनाई हो रही है। वापस आते समय वह उससे उसका नाम पूछती है। वह जवाब देने में हिचकिचा रहा है क्योंकि उसका नाम जापानी नहीं बल्कि एक अंग्रेजी नाम है। इसलिए वह उसे अंकल या बूढ़ा आदमी कहकर बुलाती है। जब उसे चलने में बहुत मुश्किल होती है तो एंटोनियो उसकी मदद करता है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसे इसका पछतावा होगा लेकिन वह हिचकिचाता नहीं है। वह उसे पूरे रास्ते घर तक ले जाता है। उसका घर सीढ़ियों की चोटी पर है और वह उसे याद दिलाती है कि उसने उसे इसके बारे में चेतावनी दी थी। वह उसे बड़ी सावधानी से ऊपर ले जाता है। प्यार की मैन वह एक और अनुरोध करती है, उसकी कपड़े धोने की मशीन के नाले को साफ करने में मदद करना। एंटोनियो ऐसा करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसकी पैंती नाली में फंस गई है और वह शर्मिंदा हो जाती है। वह उसे धन्यवाद के तौर पर एक कंसर्ट के लिए कुछ टिकट देती है। वह उससे एक दोस्त के साथ कॉन्सर्ट पर चलने के लिए कहती है। एंटोनियो चुप रहता है। वह उसके साथ चलने की पेशकश करती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। अकारी कॉन्सर्ट के लिए तैयार होती है और किसी भी लड़की की तरह खूबसूरती से सजती संवरती है। वह अपने कपड़ों के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो जाती है और बिल्कुल आखिरी मिनट में बदल लेती है। कॉन्सर्ट में वह एंटोनियो से संगीतकारों के बारे में बताने को कहती है। उसे दिल से कॉन्सर्ट में मजा आ रहा है लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। बाद में वे रात के खाने के लिए जाते हैं। वह ग्रिल रेस्टोरेंट जाने के लिए बहुत उत्साहित है। वह हमेशा से वहां जाना चाहती थी। उससे गलती से मांस का एक टुकड़ा फिसल जाता है और उसकी कमीज पर दाग लग जाता है। वह इसे साफ करने की कोशिश करती है। वह अपने जीवन के बारे में बात करती है, जैसे कॉलेज में मूर्तिकला सीखना और इसी तरह की अन्य बातें। उसे याद आता है कि कैसे वह कई साल पहले अपने माता पिता के साथ इसी रेस्टोरेंट में आती थी और कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। बाद में वह जवाब देने में असमर्थ है। वह उससे काम के अलावा उसके जीवन के बारे में पूछती है और वह जवाब देता है कि वह डिलीवरी का काम करता है, अभी भी यह मानकर कि वह एक बूढ़ा आदमी है। वह मजाक करती है कि क्या वह तलाकशुदा है या व्यभिचारी, लेकिन वह चुप्पी साध लेता है। उसे एहसास होता है
कि उसे वह मजाक पसंद नहीं आया। वह उससे पूछता है कि उसका अतीत जानने से उसे क्या मदद मिलेगी। अकारी जवाब देती है कि वह बस उसे और जानना चाहती है। वह बदतमीजी से जवाब देता है और वह जाने का फैसला करती है। वह उसे उतारता है और वह उसे थकाने के लिए माफी मांगती है। आखिरकार वह उसे बताता है कि उसका नाम एंटोनियो है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने खुलासा किया कि वह सिर्फ 24 साल का है। वह आगे बताते हैं कि वे प्रशिक्षण से किकबॉक्सर है, लेकिन उनका आपराधिक अतीत रहा है। वह उससे कहता है कि वह बात करने में अच्छा नहीं है। वह शांति से प्रतिक्रिया करती है। वह उसे फिर से धन्यवाद देती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन काम पर उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वह उसे जन्मदिन का उपहार देता है, जिसे वह लेने से मना करने की कोशिश करती है। उसने बताया कि उन्होंने उसे पहले ही कॉन्सर्ट के टिकट उपहार में दे दिए थे। वह जोर देकर कहता है कि वह यह उपहार भी ले और समझाता है कि यह एक हार है। वह उसकी अंधता का फायदा उठाकर उसे घूरता है और उसे डेट पर ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे एक अन्य कर्मचारी द्वारा बाधित किया जाता है, जो अक्सर एक महत्वपूर्ण ग्राहक कॉल में भाग लेने का अनुरोध करता है। अकारी को राहत मिली और वह चली गई। जल्द ही उनके कोच उनके पास आते हैं और उनसे किकबॉक्सिंग में फिर से शामिल होने का अनुरोध करते हैं। एंटोनियो विनम्रता से मना कर देता है, लेकिन उसके कोच उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसके कोच ने उसे बताया कि जब वह पहली बार एंटोनियो से अंडरवर्ल्ड टूर्नामेंटों में मिला था, तो उसने सोचा था कि एंटोनियो में विश्व चैंपियन बनने की क्षमता है। एंटोनियो ने खुलासा किया कि उसे 3 साल के लिए जेल में बंद किया गया था। कुछ साल पहले वह सुकुमो नामक एक बेरहम सूदखोर द्वारा चलाए जा रहे एक संगठन का गुंडा था, जो पैसे के लिए अपने उधारकर्ताओं को यातना देता था और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर देता था। एंटोनियो ने अपने बॉस के लिए गंदा काम किया है, संगठन को धोखा देने वालों को यातना दी है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर जेल में डाल दिया गया है। यह जानकर उसके कोच सदमे में है। एंटोनियो उस अनाथालय में जाते हैं जहां वे बड़े हुए थे। वह नन जिन्होंने उसे पाला, उसे देखकर खुश है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने बुरे लोगों के साथ काम करना बंद कर दिया है। उसने उसे अपने हाथ का निशान दिखाया जो उसने आपराधिक संगठन का टैटू हटाने से बना था। उसे राहत मिली है और वह उससे ज्यादा मुस्कुराने के लिए कहती है। वह उसे अनाथालय के बच्चों द्वारा बनाया गया एक हेयर बो देती है और उससे कहती है कि वह इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसे वह पसंद करता है। उसे अपना बचपन याद है, जहां वो सुकुमो के साथ बड़ा हुआ था, जो उससे दूसरे लड़कों को पिटवाया करता था। सुकुमो ने एंटोनियो को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अच्छे लोग कमजोर बेवकूफ होते हैं। इस बीच अकारी काम से घर जाती है तो देखती है कि उसका बॉस वहां इंतजार कर रहा है। वह जबरदस्ती अंदर घुस आता है, उसकी मना करने की विनती को अनसुना करते हुए। वह चारों ओर ताकझां करता है और देखता है कि उसने वह उपहार अभी तक खोला भी नहीं है जो उसने उसे दिया था। वह उसे धक्का देकर सोफे पर गिरा देता है और जबरदस्ती हार उसकी गर्दन में डाल देता है। वह उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है और उसे खरोंचती है। वह उसे चोट पहुंचाने लगता है। वह अपना अलार्म जपती है, लेकिन वह उसे लगातार चोट पहुंचाता रहता है। एंटोनियो उसी क्षण अंदर आता है और बॉस को पीटता है। अकारी चिल्लाती है, एंटोनियो को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एंटोनियो चेतावनी के तौर पर अपनी उंगली तोड़ने के बाद ही रुकता है। अकारी परेशान है और एंटोनियो से पूछती है कि जब उसने उसे रुकने के लिए कहा तो वह क्यों नहीं रुका। वह अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है। यह बात एंटोनियो को परेशान करती है क्योंकि वह यह समझने में असमर्थ है कि वह फिर से वहां काम करना चाहती है। उसे इस बात का दुख है कि एक अंधे व्यक्ति के लिए काम ढूंढना कितना मुश्किल है। वह अगले दिन काम पर लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एंटोनियो यह सुनिश्चित करता है कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। वह उससे जाने के लिए कहती है और वह मेज पर हेयरबो छोड़कर चला जाता है। एंटोनियो उदास और अकेला महसूस कर रहा है और अकारी भी, लेकिन वह जल्द ही उसे पार्किंग स्थल पर जाकर आश्चर्यचकित कर देती है। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वह यात्रा पर जाना चाहती है। उसे गाड़ी चलाने में खुशी है और वे पवन चक्की फार्म के साथ साथ समुद्र तट की यात्रा पर जाते हैं। लहरों को देखते हुए एंटोनियो उसे बताता है कि वह अपनी माँ के साथ इस बीच पर घूम चुका है। उसकी माँ दोनों की जान लेने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन किसी तरह वह बच गया। अकारी उसे ध्यान से सुनती है। फिर वह उससे बीच पर सी ग्लास ढूंढने के लिए कहती है। वह उसके लिए एक टुकड़ा ढूंढता है और वह उसे उसके चिकने किनारों को महसूस कराती है। वह बताती है कि दर्द लोगों को दयालु बनाता है और अपनी दोस्ती के प्रतीक के तौर पर उसे समुद्री कांच देती है। एंटोनियो किकबॉक्सिंग में फिर से शामिल हो जाता है और जोरदार प्रशिक्षण शुरू कर देता है। वह अकारी के लिए एक गोल्डन रिट्रीवर का पिल्ला लाता है और वे एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वह उसका नाम सुकू रखता है और उसका घर ठीक करने में मदद करता है। वह खिड़कियां खोलता है और उसके हाथ गर्म होते ही उसे रोशनी रिसती हुई महसूस होती है। वह उसका चेहरा देखना चाहती है, इसलिए वह उसे अपने हाथ से महसूस करती है, एक मूर्तिकार की तरह उसे छूती है। वह उससे उसकी आंखों में देखने को कहती है। उस पर इतना दबाव है कि वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा, लेकिन वह जोर देती है। फिर वे चुंबन करते हैं। एंटोनियो सफलतापूर्वक किकबॉक्सिंग टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करना शुरू करता है और कड़ी ट्रेनिंग सहता है। अकारी जोश के साथ अपनी मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम फिर से शुरू करती है। लंबे समय के बाद वे दोनों अपने कुत्ते सुकू के साथ एक साथ रहते हैं। अकारी प्यारे मग और जग बनाती है। वह मालिश पर एक किताब पढ़ती है और एंटोनियो पर अभ्यास करती है। वह उसके हाथ पर टैटू हटाने के निशान को महसूस करती है और पूछती है कि क्या वह जलने का निशान था। वह झूठ बोल रहा है कि यह जलने का निशान है। एंटोनियो उसे बताता है कि उसे जीवन यापन के लिए मालिश करने वाली बनने की जरूरत नहीं है। उसने टूर्नामेंट जीतने और उसके लिए एक कुम्हार की जगह शुरू करने के लिए पैसे कमाने का फैसला किया है। वह भावुक हो जाती है और वे गले लगते हैं। आगामी किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में एंटोनियो अविश्वसनीय रूप से जीतता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका पुराना निर्दयी बॉस और बचपन का दोस्त सुकुमो उसका इंतजार कर रहा है। सुकुमो ने एंटोनियो के कोच का अपमान किया, लेकिन एंटोनियो ने कोच से हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। वह स्पष्ट करता है कि वह सुकुमो के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है और वे चले जाते हैं। अगले दिन अकारी एंटोनियो को अपने माता-पिता के कब्रिस्तान ले जाती है। 4 साल पहले वह अपने माता-पिता के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की खुशी मना रही थी। वे खुशी-खुशी गाड़ी चला रहे थे कि तभी उसने किसी को इमारत से नीचे गिरते और आग की लपटों में गिरा हुआ देखा। वह डर गई और कार से नियंत्रण खो बैठी और वह पलट गई और उलट गई। एंटोनियो उसे सुनकर हक्का-बक्का रह गया। तभी उसकी नज़र उसकी माँ-बाप की कब्र पर उनकी मृत्यु की तारीख पर पड़ती है। वह वही दिन था जब वह उन आदमियों में से एक को यातना दे रहा था जिसने सुकुमो को धोखा दिया था। उस आदमी ने उसे आग लगा दी। एंटोनियो को एहसास होता है कि वह अकारी की कार दुर्घटना का कारण है, जिसके कारण वह अंधी हो गई और उसके माता-पिता की जान चली गई। एंटोनियो इस चौंकाने वाली सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और यह जानकर वह टूट गया है कि अकारी अपने माता-पिता के गुजर जाने के लिए खुद को दोषी मानती है। उसका अपराध और भी बढ़ जाता है जब वह बताती है कि कैसे उसके माता-पिता की आत्माओं ने उसे उसके लिए खोज लिया होगा। वह कड़ी मेहनत करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है। एक दिन अकारी को अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस होता है। इसी बीच सुकुमो एंटोनियो को एक बड़ी इनाम राशि पाने के लिए एक अवैध गुप्त मैच में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। एंटोनियो मना कर देता है और घर चला जाता है। घर पहुंचने पर अकारी गायब है और वह घबरा जाता है। वह अस्पताल भागता है और अकारी को ठीक पाकर राहत महसूस करता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह बेहोश हो गई थी और उसकी पसलियों में चोट लगी है। उन्हें रेटिना अलग होने की भी समस्या है, जिसका ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो उनकी जो थोड़ी बहुत रोशनी बची है वो भी चली जाएगी। परेशान एंटोनियो अपने अनाथालय जाता है। नन उसे बताती है कि वहाँ बच्चे एक म्यूजिक बॉक्स बना रहे हैं। वह उससे उसका पसंदीदा गाना बताने का अनुरोध करती है ताकि वह उसके लिए एक बना सके, लेकिन एंटोनियो को केवल इस बात की चिंता है कि उसके अतीत के पाप उसे कैसे सता रहे हैं। नन उसे तसल्ली देती है कि उन्होंने प्रायश्चित कर लिया है। उसे लगता है कि अभी तक उसका प्रायश्चित नहीं हुआ है। उसका मानना है कि वह अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य लाता है। नन उसे बताती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता,
लेकिन वह जरूरतमंद लोगों का समर्थन करके अपने वर्तमान को बदल सकता है। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि उसे खुद को भी माफ करने की जरूरत है। अगले दिन एंटोनियो अकारी से पूछता है कि उसने जरूरी सर्जरी के बारे में कभी बात क्यों नहीं की। वह सर्जरी का खर्चा उठाने को तैयार होता है, लेकिन वह बताती है कि कैसे वह अपनी अंधता को दुर्घटना में अपने माता पिता की जान लेने के प्रायश्चित के रूप में देखती है। वह उसे बताता है कि उसे अपने भविष्य के बच्चों या पति के चेहरे देखने से नहीं चूकना चाहिए। वह उसे सर्जरी कराने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। जब वे घर लौटते हैं तो एंटोनियो यह देखकर दंग रह जाता है कि अकारी के दरवाजे पर आपराधिक संगठन का लोगो बना हुआ है। वह सुकुमो इसलिए जाता है क्योंकि वह चाहता है कि अकारी सुरक्षित रहे और वह झूठ बोलता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। सुकुमो उसे आखिरी मुकाबला जीतने पर मुक्त करने की पेशकश करता है। सुकुमो उससे भारी पेशगी देता है। वह पैसे लेकर अपने परेशान कोच के पास जाता है और बताता है कि एंटोनियो फिर से अवैध मुक्केबाजी में शामिल होने वाला है, लेकिन वह किसी तरह कोच को मना लेता है और उससे कहता है कि वह बाकी पुरस्कार राशि मिलने पर अकारी की सर्जरी के लिए भुगतान कर दे। घर वापस आकर वह अपनी या अपनी पहचान के बारे में जानकारी वाले हर फोटो और कागज को जला देता है। सुकुमो उसे भूमिगत बॉक्सिंग रिंग में ले जाता है। इस टूर्नामेंट में कोई तभी जीत सकता है जब प्रतिद्वंद्वी बेहोश हो जाए या मर जाए। मुकाबला शुरू होता है और शुरू में एंटोनियो हावी रहता है, लेकिन जल्द ही प्रतिद्वंद्वी गति पकड़ लेता है और एंटोनियो को बुरी तरह से पीटता है। वह गिर जाता है और हारने की कगार पर होता है, लेकिन एंटोनियो अप्रत्याशित वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में धराशायी कर देता है। सुकुमो को भी उम्मीद नहीं थी कि एंटोनियो जीतेगा। दर्द से कराहते हुए वह दर्शकों में अपने कोच को अपने लिए उत्साहित होते हुए देखता है। इस बीच अकारी अपनी सर्जरी से उबर चुकी है और उसकी दृष्टि वापस आ गई है। उसे अब दिख रहा है, इसलिए उसकी आंखें भर आती है। कोच एंटोनियो को बताता है कि उसकी पुरस्कार राशि को अकारी की सर्जरी और उस आदमी की विधवा के बीच विभाजित कर दिया गया है जिसे उसने प्रताड़ित किया था। एंटोनियो को अपने कोच से यह जानकर खुशी हुई कि अकारी की दृष्टि वापस आ गई है। अपने पापों के बोझ से आखिरकार मुक्त होकर वह आज़ादी से चलता है, लेकिन सुकुमो उसे गाड़ी से टक्कर मारता है और उसे चाकू मार देता है। यह उसकी संस्था से विश्वासघात करने वालों के लिए सजा है। इसी बीच अकारी को एहसास होता है कि उसका प्यार गायब हो गया है। इतना ही नहीं, उसे यहाँ से जाना भी होगा क्योंकि इमारत का पुनर्निर्माण होने वाला है। उसे एंटोनियो से एक कुरियर मिलता है और यह एक म्यूजिक बॉक्स है जिसमें उसका पसंदीदा गाना है जिसे वे दोनों साथ में गुनगुनाया करते थे। वह देखती है कि यह अनाथालय से भेजा गया है और वह उस जगह पर जाती है। नन को एहसास होता है कि वह कौन है और वह उसे बताती है कि वह कैसे चला गया क्योंकि वह दुर्घटना और उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बनने के लिए खुद को दोषी मानता है। अकारी टूट जाती है। वह अपनी नई जगह में एंटोनियो को अपनी यादों से तराशती है। 2 साल बाद अकारी ने एक मिट्टी के बर्तन का स्टूडियो और दुकान खोली है। सुकु अब बड़ी हो गई है। अकारी पास के एक पुनर्वास केंद्र में एक मालिश करने वाली के रूप में स्वयंसेवा भी करती है। वह वहां मरीजों के साथ बहुत अच्छी है। उसकी मुलाकात एक युवा लड़के से होती है जो लकवाग्रस्त है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह वही आदमी है जिसकी उसे तलाश है। दूसरी ओर एंटोनियो उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन जब वह उसकी मालिश करने की कोशिश करती है तो वह अपनी पहचान छिपाने में कामयाब हो जाता है। उसे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि वह परिचित हो, लेकिन देखती है कि उसका नाम अलग है। जब वह चली जाती है तो एंटोनियो दर्द से कराह उठता है। कुछ दिनों बाद एंटोनियो इतना ठीक हो गया कि बैसाखियों के सहारे चल सके। उसे एंटोनियो नाम की एक दुकान दिखती है। वह जिज्ञासु है और अंदर चला जाता है। उसे चाय जैतून का पौधा दिखता है और वह उसे खरीद लेता है। चलो भी एंटोनियो, क्या खूब संयोग है, है ना? उसकी नज़र दुकान में रखी एक म्यूजिक बॉक्स पर पड़ती है। उसे यह याद आता है और वह गाना बजाता है जिसे अकारी अक्सर गुनगुनाती थी। उनकी मधुर रिश्ते की यादें ताज़ा होने पर वह सिसकियां भरने लगता है। वह पौधा पकड़ता है और चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, सुकु उसे पहचान लेता है और उसकी ओर दौड़ता है। एंटोनियो गिर जाता है,
और आकारी मदद करने के लिए दौड़ती है। वह उसे अस्पताल वाले आदमी के रूप में पहचानती है और उसे गाड़ी में लिफ्ट देने की पेशकश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब अकारी अपनी दुकान पर पहुंचती है तो सेल्स गर्ल उसे बताती है कि एक ग्राहक गाना सुनकर रो पड़ा। अंत में उसे एहसास होता है कि बैसाखी वाला व्यक्ति जिसका सुकु पीछा कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो है। वह उसे इधर-उधर ढूंढती फिर रही है, लेकिन वह उसे नहीं मिल रहा है। एंटोनियो पवन ऊर्जा संयंत्र के पास वाले बीच पर गया है। वह कांच के टुकड़े को पकड़े हुए समुद्र में जा रहा है। कोई उसे बुलाता है और वह पीछे मुड़कर अकारी को देखता है। आखिरकार वह पल जिसका हम इंतजार कर रहे थे आ गया। अकारी उसे घर बुलाती है और उसका चेहरा पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने को कहती है। वह उसका घर में स्वागत करती है और वह उसे कहता है कि वह ही उसका घर है। वे रोते हुए गले लगते हैं।